राजधानी जयपुर से, जहां पर प्रचंड गर्मी के कहर के बीच स्वास्थ्य विभाग की बैठक ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक हीट वेव से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। गर्मी की वजह से बिजली, पानी संकट और अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या। हीट वेव से निपटने को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। जिम्मेदार सचिवों से फीडबैक लिया जा रहा है। मीटिंग में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी है। हाल ही में सरकार ने सभी प्रभारी सचिवों को जिले का दौरा कर फीडबैक रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। समस्या से निपटने के लिए भजनलाल सरकार ने प्रभारी सचिवों को 28 और 29 मई को अलग अलग जिलों में भेजा। सभी अधिकारियों ने पिछले 2 दिनों के दौरान जिलों का दौरा किया है। संबंधित अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है। हीट वेव की वजह से राज्य में अब तक 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सरकार के मुताबिक हीट स्ट्रोक के कुल 4818 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को हीट स्ट्रोक के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया था। और इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये बड़ी बैठक जो इस वक्त जारी है, अपने अधिकारियों के साथ पानी, बिजली की सुविधाओं को लेकर के, खासतौर पर अस्पतालों में चिकित्सा की क्या स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार चुनावी दौरे पर थे और अब जब वहां से लौटे तो बालाजी महाराज के दर्शन किए, माथा टेका और उसके बाद अब अपने अधिकारियों के साथ प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, मौसम के इस प्रकोप की चपेट में जो लोग आ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं, उसका जायजा लिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। हमारे साथ सुशांत पारेख, हमारे इनपुट एडिटर मौजूद हैं, उनके साथ जरा बातचीत करते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपडेट लेते हैं इस पूरी बड़ी बैठक पर। सुशांत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए राहुल, 12 बजे से बैठक चल रही है, तकरीबन 5 घंटे हो गए और 5 घंटों में सीएम ने कोशिश की है जानने समझने की राजस्थान में पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं का हाल क्या है, क्योंकि प्रभारी सचिव राजस्थान के अलग अलग जिलों के दौरे पर थे, नाइट स्टे उन्हें करना था। तो बैठक के शुरुआत में ही सीएम ने सीएस से रिपोर्ट मांगी कि कौन कौन अधिकारी नहीं गए और जो गए थे उन्होंने नाइट स्टे किया या नहीं किया। इस बात पर उनका खासा जोर था। एक तरीके से उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि राजस्थान सरकार की जो मंशा है कि सरकारी योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे, आखिरी कतार में जो व्यक्ति खड़ा है, आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस तक कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, कैसे बेसिक जो सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, हेल्थ जैसी फैसिलिटी हैं, उनको बेहतर किया जाए। जिलों की रिपोर्ट क्या है, कहाँ स्थितियां ठीक हैं, कहाँ खराब हैं और खराब है तो उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया गया है, ये सारा एक्शन प्लान जो है उन्होंने एक तरीके से मांगा। और एक अलग मूड में आज सीएम दिखाई दिए। वो ये समझाते हुए प्रतीत हुए इस बैठक में कि अधिकारियों को अपने लक्ष्य खुद तय करने होंगे, उन्हें हासिल करने के लिए प्रयास भी खुद ही करने होंगे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है, सरकार का एक जो दृष्टिकोण है प्रदेश को लेकर, उसे लागू अधिकारियों को ही करना है। तो अपने आप में पहली बड़ी बैठक हम कह सकते हैं इस तरह की सीएम बनने के बाद, चूंकि जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद बहुत वक्त नहीं मिला भजनलाल शर्मा को, आचार संहिता के चलते और चुनावी दौरों में व्यस्त रहे। तो इस बैठक के जरिए ना केवल ब्यूरोक्रेसी को बल्कि ग्राउंड लेवल पर जो कर्मी काम कर रहा है उसको भी संदेश देने की कोशिश है कि अगर ढुलमुल रवैया है तो नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। हीट स्ट्रोक एक बड़ा इशू, जिस तरीके से लावारिश लाशें मिल रही हैं राजस्थान में, भले ही सरकारी आंकड़ा 5 का हो लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। अस्पताल में कूलर में पानी नहीं होता, 2 नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, एक बड़ा इशू है। फुटपाथ पर अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है, अगर सरकार उसे सही जगह उपलब्ध नहीं करा सकती, गर्मी से बचने के लिए कोई राहत नहीं दे सकती, तो वाकई ये चिंता का विषय है। और पानी, बिजली 2 ऐसे बड़े इशू जिन पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा चिंतित भी हैं, गंभीर भी हैं और ये चाहते भी हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। एक साफ नीयत के साथ कहें तो सूबे के मुखिया ने आज बैठक बुलाई है और ब्यूरोक्रेसी को 2 टूक नसीहत भी दी, अपना रोड मैप, अपना विजन भी समझाने की कोशिश की और ये भी कह दिया कि लापरवाही नहीं चलेगी, लापरवाही करेंगे तो फिर एक्शन लिया जाएगा। सुशांत, क्या कुछ अधिकारियों को फटकार भी सुननी पड़ी मुख्यमंत्री की, क्योंकि जिस तरह आपने भी बताया कि उससे पहले कुछ निर्देश दिए गए थे, कहा गया था कि तमाम जिलों में जाकर के ये अधिकारी स्टे करेंगे, नाइट स्टे करेंगे और वहां से फीडबैक लेकर के फिर बैठक में पहुंचेंगे। तो क्या कुछ अधिकारियों को लापरवाही के चलते इस बैठक में फटकार भी पड़ी है मुख्यमंत्री की? देखिए, फटकार डायरेक्टली फटकार नहीं है किसी व्यक्ति को, अगर सीधे तौर पे फटकार की बात सामने नहीं आई है अभी तक, देर शाम तक बैठक चलेगी। लेकिन ये जरूर कह दिया है कि जो लापरवाही कर रहा है
हो सकता है सीएम के पास फीडबैक हो कि फला अधिकारी ने नाइट स्टे नहीं किया, लेकिन वो चाहते हैं कि सीएस के थ्रू एक जो पूरी पुख्ता रिपोर्ट है वो आए। प्रभारी सचिव को आमतौर पे कई बार ऐसा होता है राहुल, पहले की सरकारों में हमने देखा है कि खानापूर्ति कर दी जाती है दौरे के नाम पर। अधिकारी यहाँ से निकले, वहाँ जाके कहीं जो है डाक बंगले में रुके या कहीं गेस्ट हाउस में रुके, उसके बाद लोगों से मिलकर वापस आ गए। लेकिन इस बार हमने देखा, हमारे जो रिपोर्टर्स जिलों से रिपोर्ट भेज रहे थे, अधिकारी ग्राउंड में उतरे, अस्पतालों में गए, बिजली पानी का क्या हाल है उसकी समीक्षा भी की, तो एक अच्छी तस्वीर भी दिखी। लेकिन उसके बावजूद रोड मैप जो एक बनना चाहिए था, जिस तरह से अधिकारियों के जाने से पहले व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए थी, उस तरह की जो है कमियां भी नजर आई हैं। ओवरऑल रिपोर्ट सीएम को सीएस जब देंगे तो उसके बाद किस अधिकारी ने नाइट स्टे किया नहीं किया या गलत रिपोर्ट दी है, गलत जानकारी दी है, उसके बाद हो सकता है कोई एक्शन लिया जाए। क्योंकि बड़ी बात ये राहुल कि 4 जून के बाद राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव होना है और उसकी लिस्टिंग इस जो बैठक है उसी से निकल कर आएगी। जो अधिकारी काम नहीं करना चाहते हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनकी छुट्टी तय है। और मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल साफ और स्पष्ट है आज की इस बैठक के जरिए कि जो सरकार को मैंडेट मिला है उसकी पालना के अनुसार कार्य नहीं करेगा, उस अधिकारी की विदाई तय है। और दूसरी बड़ी बात एक और भी, जो वीआरएस की तर्ज पर सीआरएस का जो एक कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है सरकार, हो सकता है कि इस तरह की बैठकों से ऐसे अधिकारियों के नाम सामने आए जो काम में लापरवाही बरत रहे हों या फिर ड्यूटी को सही ढंग से नहीं कर रहे हों, तो उन्हें भी जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की जगह सरकार कह सकती है कि आपका काम हो गया है, आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड है और उसके बाद आपकी सेवाएं समाप्त कर ली जाएंगी। तो इस बैठक का एक मकसद ये भी है, लेकिन ओवरऑल एक रिव्यू बैठक भी है, क्योंकि इस तरह की बड़ी बैठक राहुल पहली बार हो रही है और इस बैठक के जरिए सीएम ये जानना समझना भी चाहते हैं कि कहां सिस्टम फेलियर है और उसको कैसे ठीक किया जाए। सुशांत, अब चुनावी दौरे पर लगातार मुख्यमंत्री रहे तमाम अलग अलग प्रदेशों के बाद, और ये पूरा एक्शन उनका चलता रहा, वो वापस लौटे प्रदेश में, और अब ये बैठक की तस्वीरें जिसकी डिटेल आप दे रहे हैं, इसमें तमाम प्रदेश के अधिकारी सभी मौजूद हैं। क्या कुछ क्यों, और आपने अभी जिक्र भी किया कि ये बैठक ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है, तो क्या कुछ विशेष इस बैठक से एक्शन प्लान के तौर पर निकल के आ सकता है? देखिए, एक्शन प्लान तो राहुल सबसे बड़ा यही होगा कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अगर हम आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी अगर ये बात कर रहे हैं कि फला जगह बिजली नहीं है, पानी नहीं है या फिर अस्पताल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो वाकई ये सिस्टम की विफलता, सरकारों की विफलता को दर्शाता है। और सरकार का कोई भी एजेंडा, कोई भी रोड मैप ब्यूरोक्रेसी के बिना संभव नहीं है। लागू ब्यूरोक्रेसी को करना है, जमीन तक लेकर जाना है। और हमने कई बार पीएम मोदी को सुना है कि कैसे वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेते हैं। भजनलाल शर्मा की मंशा ये है कि फटकार भी लगे लेकिन काम अधिकारियों से ही लेना है। तो एक तरीके से अपना विजन वो कोशिश कर रहे हैं आज की इस बैठक के जरिए कि अधिकारियों के समक्ष रखा जाए और फिर उसे एग्जीक्यूशन के लेवल पे अधिकारी काम करें। जितना सरकार चाहती है उतना काम हो ताकि व्यवस्थाओं को ठीक किया जा सके। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता रिपोर्ट दे रहे थे मुख्यमंत्री की इस बड़ी बैठक को लेकर। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य सरकार पर हीट वेव से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर आरोप लगाया। सरकार अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का। मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी इस मामले को गंभीरता से ले और हाईकोर्ट से भी हम लोग आग्रह करेंगे कि हाईकोर्ट इसमें और कड़े इंस्ट्रक्शन इस राज्य सरकार को दे जो हीट वेव से लोगों को बचाने के लिए विफल हो चुकी है और अब मुआवजा उनको नहीं दिया जाए इसके लिए प्रयास कर रही है। इसलिए राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से इस मामले में फैल हुई है। हम लोग आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप आंकड़े मत छुपाइए, हीट वेव से लोगों के बचाव के लिए प्रयास कीजिए और जो भी मौतें हुई हैं उनकी पहचान करके उनको उचित मुआवजा हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक आप दें, तभी राहत मिलेगी। उधर प्रचंड गर्मी के बीच बिजली पानी की किल्लत ने टोंक के लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बिजली पानी की कटौती से परेशान लोग आज सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कृषि मंडी चौराहे पर जाम लगा दिया। जाम लगने की वजह से थोड़ी देर के लिए आवाजाही बाधित हो गई। पुलिस का कहना है कि गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, पीने के पानी की कमी से परेशानियां कई गुना बढ़ गई हैं। साथ ही बता दें आपको कि राजस्थान के ज़्यादातर ज़िलों का तापमान पहले से ही 46 डिग्री के पार हो चुका है। टोंक में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में
स्थानीय लोगों का बिजली पानी की संकट की समस्या से संघर्ष करना ये बड़ा आम हो गया और ऐसे में आक्रोश भी लोगों का निकलता है। पुलिस हालांकि कोशिश कर रही है कि स्थिति को सामान्य रखा जा सके। पानी और बिजली की किल्लत को लेके और पब्लिक ने जाम किया था, थोड़ा आक्रोश था पब्लिक में, तो इनसे बातचीत करके और जाम वगैरह खुलवा दिया है और अधिकारियों से बात हो गई, जल्दी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ऐसा पीएचडी और बिजली विभाग के अधिकारियों का आश्वासन है। हम है ना बहुत परेशान हो गए, बिल पूरा आ रहा, हम पेलेंटी लगाने नहीं दे रहे, हम गरीब आदमी कहाँ से भी लेके चुका रहे हम पैसे, लेकिन है ना पानी तो दे ना, मैं नलौन में पानी तो है ना, पानी नहीं आ रहे, हम परेशान हो गए। हमारे बच्चे जाके देखो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं सब। मेरे घर में पानी आया 1 महीना हो गया, मेरे नल में 1 मिनट का पानी नहीं आ रहा, और 4 दिन से और तो क्या था ना 2-3 दिन मट के इन्हों के घर में ट्रेने तो मुझे ला के पानी पिलाती थी, वो भी खत्म हो गया। अब के वोट से आने दो, नहीं पत्थर मार जाऊँ तुम्हें, मेरा नाम छम्मन है। उधर झुंझुनू किडनी कांड में नया मोड़ आ गया है। निकाली गई किडनी का कोई अता पता ही नहीं है। अस्पताल का कहना है कि उन्होंने परिजनों को किडनी सौंप दी थी, जबकि परिजन कह रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन के दावे गलत हैं। परिजनों का कहना है कि अस्पताल की ओर से उन्हें सिर्फ किडनी दिखाई गई थी, दी नहीं गई। सवाल उठ रहा है कि किडनी कहाँ गई। ऑर्गन एक्ट के मुताबिक 10 साल ऑर्गन को 10 साल और बायोप्सी स्लाइड 12 माह तक सुरक्षित रखने का नियम है, लेकिन डॉक्टर धनखड़ जो कि जिस पर आरोप है अस्पताल पर, उसके संचालक हैं, उन्होंने कहा है कि मुझे ऑर्गन एक्ट की कोई जानकारी नहीं है। अब आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राजस्थान में झुंझुनू के नुआ गांव में एक मरीज की संक्रमित किडनी की जगह सही किडनी निकाल ली गई। मरीज का ऑपरेशन झुंझुनू के धनखड़ अस्पताल में हुआ था। पीड़िता नुआ की ईद बानो हैं, जिनके पेट में कभी भी तेज दर्द हो जाता था। झुंझुनू के धनखड़ हॉस्पिटल में महिला की गलत किडनी निकालने से जुड़े मामले को लेकर चिकित्सा विभाग ने एक्शन लिया। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया। मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीफसर का कहना है कि मामला काफी गंभीर है। डॉक्टर संजय धनखड़ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। पूरे मामले को लेकर 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी गई है। महिला जिसका किडनी ऑपरेशन के बारे में गलत किडनी निकल गई थी साइड की, उसके सामने हमारे एसीएस मैम के और डाइट साहब के निर्देश थे, उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट हमें भेजनी है, उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करानी है। अभी हमारे प्रभारी सेक्रेटरी जो झुंझुनू जिले के लगे हुए सुमित शर्मा सर और कलेक्टर साहब मैडम ने विजिट की है, उन्होंने उनके परिवार को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए समझाया है। और साथ ही सुमित सर हमारे प्रभारी जो सेक्रेटरी झुंझुनू के, उन्होंने निर्देश दिए हैं सीएमएचओ पीएमओ को, यहाँ से मेडिकल की टीम भी जाएगी, प्रशासन की टीम भी जाएगी और वहाँ मेडिकल कॉलेज एसएमएस में इनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। और वहाँ पे टोटल की इसकी मॉनिटरिंग हमारे एसीएस में कर रही है। निःशुल्क किसी तरह की समस्या नहीं हो, ये सरकार व्यवस्था कर रही है। फैक्चुअल रिपोर्ट पीएमओ साहब और अभी सीएम साहब मिलकर तैयार कर रहे हैं, सरकार को भेज रहे हैं जल्द। मैं बीकानेर से मेरे घर ऋण लिया हो, मतलब मेरा दिल कौन रखे हो बड़ा इलाज को नहीं हो, मैं मेरी घर ऋण आटे लिया है। ईद बानू ने जना मैडम को फोन आया अपने कलेक्टर साहब को, ये बोलिया सबीर तू अटसी तो खेतान में लिया अपने आपा इलाज कराऊंगा। भाई मैडम को सबसे धन्यवाद, गरीब आदमी के सोच रही है मैडम, सबसे धन्यवाद। ढूंढ रहे हैं मैडम जी, बोला चारू मेर आपा ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चारू मेर ढूंढने की, नहीं मिलेगी जहाँ का परिवार की कोई बंदा की किडनी लेगी आप बच्चे ने खड़े रखूँगा। और खबर जैसलमेर से आ रही है, जहां भारत पाक बॉर्डर पर हीट स्ट्रोक से बीएसएफ जवान की तबीयत बिगड़ी है। जवान को राजकीय जवाहर अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बीएसएफ जवान का उपचार किया जा रहा है। 57 वर्षीय एमएल डोगरा बीएसएफ जवान की पहचान है और 92 बटालियन बरमसर में वो तैनात हैं। जवान को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। बीएसएफ के अधिकारी अस्पताल पहुंचे हैं। भीषण गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। जैसलमेर से अब ये खबर, जहां पर बीएसएफ जवान की हालत बिगड़ी है हीट स्ट्रोक से। प्राथमिक उपचार के बाद अब उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है। 92 बटालियन बरमसर में तैनात हैं जवान। भारत पाक बॉर्डर पर हीट स्ट्रोक से बीएसएफ जवान की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आ रही है। जवान को राजकीय जवाहर अस्पताल लाया गया। अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बीएसएफ जवान का उपचार जारी है। प्राथमिक उपचार के बाद जवान को जोधपुर रेफर कर दिया गया है। 92 बटालियन बरमसर में तैनात हैं जवान। भारत पाक बॉर्डर पर हीट स्ट्रोक से बीएसएफ जवान की तबीयत बिगड़ने की एक खबर। अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास से। श्रीकांत, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में?
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीट स्ट्रोक के चलते इन दिनों बीएसएफ के कई जवान जो है वो उनकी तबीयतें बिगड़ी और उसी बीच एक आज और जवान की तबीयत बिगड़ने पर उसे जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल राजकीय जवाहर चिकित्सालय में लाया गया, जहां ट्रॉमा सेंटर में बीएसएफ के जवान का उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार के बाद 57 वर्षीय एमएल डोगरा जो कि बीएसएफ के जवान है 92 बटालियन ब्रह्मसर में तैनात थे और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रेफर किया गया है और बीएसएफ के जो अधिकारी है वो अस्पताल में मौजूद रहे और लगातार जिस तरह से गर्मी और हीट वेव चल रही है उसके बीच हीट स्ट्रोक के काफी मरीज आए और बीएसएफ के भी लगभग 4 से 5 जवान ऑलरेडी जो है वो इलाज चल रहा है और उसके बाद एक और मरीज के आने से और उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें जोधपुर रेफर कर दिया गया है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर। अब उनका वहाँ जो है वो इलाज करवाया जा रहा है। जी श्रीकांत, बॉर्डर एरियाज में आज जैसलमेर में क्या तापमान रहा? देखिए, अगर बात करें तापमान की तो लगातार जो है वो तापमान तो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से पहले तापमान 48 और 49 शहरों में था और बॉर्डर पर 55 से 56 डिग्री का तापमान था, लेकिन अभी जो है 2 दिन से हल्की राहत मिली है। शहर में जो तापमान है वो लगभग 44-45 डिग्री के बीच जो है वो रहा है और उसका जो साथ साथ अगर बात करें ग्रामीण और बॉर्डर इलाकों की जो रेतीला इलाका है वहाँ तापमान करीब 4 से 5 डिग्री अधिक रहता है। और बॉर्डर एरियाज पर और भी ज्यादा गर्म तापमान को झेल रहे हैं हमारे जवान। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका तमाम जानकारी के लिए। भीषण गर्मी में सेना के जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे में एक जवान की तबीयत थोड़ी बिगड़ी जिनको अब रेफर कर दिया गया, इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं, टोंक की बात करते हैं जहां के बीजवाड़ में फूड पॉइजनिंग से 100 लोग बीमार हो गए। दरअसल बीती रात शादी समारोह में खाना खाने के बाद लोगों को उल्टी की शिकायत हुई। पीड़ित लोगों को केखड़ी जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जबकि 2 लोगों को अजमेर रेफर किया गया। बाकी लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। शादी समारोह में मावे में खराबी होने की आशंका जताई गई है। उधर नासिरदा थाना प्रभारी ने एहतियातन समारोह स्थल से सैंपल जमा कर लिए हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल जारी है। उधर अलवर के खैरथल तिजारा पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में 2 दिनों तक कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 26 बदमाशों को गिरफ्तार कर 38 मोबाइल बरामद कर लिए। एसपी की अगुवाई में 10 पुलिस की टीम ने साइबर फ्रॉड में शामिल शातिर बदमाश को गिरफ्तार करने वो पहुंची। एसपी ने कहा कि बदमाशों को चेतावनी देते हुए कहा गया था कि या तो क्राइम छोड़ दो या फिर गाँव। एसपी ने बताया कि बदमाशों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल पुलिस ने किशनगढ़बाज थाने में दर्ज शिकायत पर कार्रवाई की थी। शिकायत में इलाके के खेतों में अलग अलग 2 जगहों पर झुंड बनाकर ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिए जाने की शिकायत दर्ज थी। पुलिस ने धोखाधड़ी सहित आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। उधर किशनगढ़बाज डीएसपी ने बताया कि इलाके में OLX और नटराज पेंसिल सहित अन्य ऐप के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वालों का गिरोह काम कर रहा है और साइबर सेल के सहयोग से डेटा तैयार किया गया। एसपी की अगुवाई में डीएसटी टीम और किशनगढ़बाज थाना पुलिस की विशेष टीम गठित की गई। इन टीमों ने ऑनलाइन ठगी करने वाले लोगों को चिन्हित किया। मुखबिर की सूचना पर गांव लालपुरी की पहाड़ी में दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। कैंसर रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए तंबाकू बहुत बड़ा कारण है। राजस्थान की टेक्सटाइल और कपड़ा नगरी भीलवाड़ा भी कैंसर से अछूती नहीं है। विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में बायोप्सी के करीब 25 सैंपल हर रोज जांच के लिए आते हैं। इनमें से 2 रोगियों को कैंसरग्रस्त पाया जा रहा है। जिला चिकित्सालय में हर महीने 150 मरीज इलाज के लिए भर्ती हो रहे हैं। इनमें से 120 के करीब मरीजों को कीमोथेरेपी दी जा रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मेडिकल कॉलेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर अरुण पंचारिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर लगातार हर साल दर साल कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद जो जागरूकता आनी चाहिए वो जागरूकता कहीं धरातल पर दिख नहीं रही है। अभी हमारे बीच में मौजूद हैं विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज की जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसकी विभागाध्यक्ष अरुणा पचारिया। डॉक्टर अरुणा पचारिया से जानते हैं कि क्या स्थिति है कैंसर को लेकर और खास तौर से तंबाकू को लेकर। मैडम, तंबाकू को लेकर किस तरह की स्थिति और कितना घातक है आम आदमी के लिए? तंबाकू का सेवन जो है वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के माध्यम से और ई सिगरेट के माध्यम से किया जाता है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है क्योंकि इसके अंदर 7000 प्रकार के रसायन हैं और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि 70 प्रकार के रसायन हैं वो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 तत्व तो कैंसर पैदा करने की क्षमता रखते हैं और 7000 रसायन इसके अंदर मौजूद हैं, जिसके के अंदर निकोटीन, कैडमियम, तार, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, अमोनिया ऐसे पदार्थ हैं। और निकोटीन जो है वो मीठा जहर है, मतलब ये
लत पैदा करने वाला एडिटिव की तरह काम करता है। जैसे ही इंसान इसको लेता है, इसके अंदर मस्तिष्क में जाकर के डोपामिन नामक हार्मोन रिलीज करवाता है और ये डोपामिन हमें क्षणिक रूप से अच्छा महसूस करवाता है, फील गुड करवाता है। और जैसे ही निकोटीन की मात्रा शरीर में कम होती है, वैसे ही ये क्रेविंग पैदा करता है, मतलब कि हमें और अधिक निकोटीन की आवश्यकता है वही सेम कंसंट्रेशन लाने के लिए। तो ये इस प्रकार हमारे शरीर में बहुत घातक की तरह काम करता है। आप तो पैथोलॉजी जो लैब है इसकी इंचार्ज हैं, कितने रोज सैंपल आते हैं, इसमें से कितने कैंसर के मरीज निकल रहे हैं? हर रोज 20 से 25 बायोप्सी आती है और 1 से 2 पर डे मैलिग्नेंसी डायग्नोज्ड होती है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैंसर ये जो है कैंसर किस प्रकार से हमारे देश को खा रहा है। मतलब अलार्मिंग स्टेज आ चुकी है कैंसर को लेकर। तो इससे बचने के लिए आप एज ए डॉक्टर क्या सलाह देंगे इसके लिए? मेरी सलाह केवल क्योंकि बड़े लोगों की अपेक्षा युवा शक्ति को रहेगी, और स्पेशली जो है ये जो लत लगती है तंबाकू की, वो 10 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को लगती है। और किसी भी देश को अगर कमजोर करना है तो उसकी युवा शक्ति को कमजोर कर लो। तो मैं केवल युवा शक्ति को प्रोत्साहन करने के लिए स्कूली कार्यशालाएं होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कैंसर के जो तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं। तो जब युवा शक्ति को पता चलेगा कि इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, तो वो अपने घरों को भी घर के दूसरे मेंबर्स को भी जागरूक करेंगे। तो मेरा फोकस युवा शक्ति की तरफ ही रहेगा। अभी जिस तरह से जो कामकाज चल रहा है, आपको लगता है वो पर्याप्त नहीं है अभी कैंसर रोकने के लिए? कैंसर रोकने के लिए अभी जो प्रयास चल रहे हैं सरकार के, वो इतने सुचारू रूप से तो नहीं है, लेकिन इनको और अधिक मात्रा के अंदर इसको प्रोत्साहन करने की आवश्यकता है। और सख्त रूप से इसका जो भी कार्यशालाएं चलाई जा रही है और जो भी इसके लिए किया जा रहा है, वो सख्त रूप से इसकी पालना की जानी चाहिए। ये थे हमारे बीच में मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर अरुणा पचारिया, नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, NDTV भीलवाड़ा। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा शहर के सबसे बड़े लोहारिया तालाब के पेटे यानी तले से मिट्टी की बेतहाशा अवैध खुदाई हो रही है। मिट्टी ठेकेदार इन दिनों तालाब में पानी नहीं होने के कारण दिन रात मशीन लगाकर अवैध तरीके से भारी पैमाने पर मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। साथ ही दर्जनों ट्रैक्टर से मिट्टी की ढुलाई भी हो रही है, लेकिन नगर पालिका सहित संबंधित विभाग पूरे मामले में खामोश है। सागवाड़ा नगर के लोहारिया तालाब के सौंदर्यकरण का काम नगर पालिका के RUIDP को सौंप दिया है। तालाब का काम अभी जारी है, उसकी प्रक्रिया और मिट्टी के इस्तेमाल को लेकर RUIDP ने गाइडलाइन जारी अब तक नहीं की है। उधर मिट्टी की खुदाई से तालाब पेटे में गहरे गड्ढे हो गए, जबकि मिट्टी खोदने की नगर पालिका ने मंजूरी तक नहीं दी है। उधर सागवाड़ा SDM और नगर पालिका के कार्यवाहक EO ने कहा है कि लोगों ने तालाब को गहरा करने की मांग की थी, लेकिन किसी को मंजूरी तो नहीं दी गई। फिर ये काम कैसे हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। अवैध रूप से हो रहे खनन को लेकर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया। साथ ही तालाब की नियमानुसार डिसिल्टिंग करवाने की भी बात कही गई है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त धौलपुर से, जहां के वारदात के इरादे से घूम रहे बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध देसी तमंचा समेत जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बदमाशों के पास से सैपऊ थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। धौलपुर से खबर आ रही है, जहां पर सैपऊ थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ घूम रहे एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद किए गए। आशंका जताई जा रही है किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये बदमाश घूम रहा था। उधर श्रीगंगानगर में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। सादुल शहर पुलिस ने 2 नशा तस्करों के अवैध कब्जे पर कार्रवाई की। तस्करों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया था। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त कार्रवाई के तहत करीब 50 लाख की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि कृष्ण कुमार धुडिया नामक एक शख्स सहित अन्य ने अपने अपने मकानों के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर कमरों का निर्माण करवा रखा था। इन कमरों में नशीले पदार्थ की बिक्री होती थी और नशीला पदार्थ का सेवन भी करवाया जाता था। SP ने कहा है कि शिकायत की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई थी। उधर राजधानी जयपुर में NDTV का एजुकेशन कॉन्क्लेव आज आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के डिप्टी CM डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। NDTV की रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह से बातचीत में कोटा में सुसाइड के मामलों पर डिप्टी CM बैरवा ने अपनी राय रखी। कहा, बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर नहीं पड़ने दिया जाएगा। राजस्थान सरकार इसे लेकर बेहद चिंतित है।
16 साल से कम उम्र के बच्चों के एडमिशन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को ही लागू किया जा रहा है। आपको इसी के साथ फिलहाल सिटी सेंटर में इतना ही। नमस्कार।